यहाँ जान देंगे भाई, हेडिंग लिखेंगे रेजिस्टेंस, हेडिंग लिखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए जो एक बैरियर जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण, उसे आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी of a conductor that resists the flow of electric current, flow of electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड by capital R, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को आप कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, जरा पेन रखेंगे सभी। जब कंडक्टर के अंदर करंट चलता है तो रेजिस्टेंस पूरे कंडक्टर में डेवलप होता है, और आप रेजिस्टेंस को जो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये बैटरी लगी है और यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है कैपिटल आर, तो इसका सही मतलब ये है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाई गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन या इलेक्ट्रिक बल्ब, और जब करंट वहां से पास होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के कारण करंट स्लो हो जाता है। समझ आ गया? तो उस एरिया पर जहां आपको ये इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है पूरे सर्किट के मुकाबले। कंसेप्ट क्लियर है? 100% समझ आ गया? ये किसी रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के कनेक्ट होने का होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस पूरे कंडक्टर के अंदर है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया, इसीलिए इस पर्टिकुलर सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया गया। समझ आ गई? अब इसके बाद बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप? एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है आपके पास, V = IR, तो वोल्टेज अपॉन करंट, और वोल्टेज को आप क्या लिखेंगे? वर्क पर यूनिट चार्ज, और करंट को लिखेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया आपने और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तो वर्क इनटू टाइम अपॉन Q²। कंसेप्ट क्लियर है जी? वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? m1L² T-2, टाइम का क्या लिखेंगे? T1, और नीचे चार्ज का स्क्वायर है, तो चार्ज के स्क्वायर का होता है A² T², एम्पियर का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर। आपके पास डायमेंशन आया m1L², T की पावर यहाँ पर कितनी है? +2, ऊपर -2, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -4 होगा, ये +1 है तो -3 बचेगा, A की पावर माइनस। ये आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ। कंसेप्ट क्लियर है जी? 100% नोट कीजिए फर्स्ट। अब देखो जरा कंडक्टर के किन फैक्टर्स का फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। हेडिंग लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अगर मैं कंडक्टर को ये मानता हूँ एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर का ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, और लेंथ हो गई इसकी एल। कंसेप्ट क्लियर है जी? 100% समझ आ गया? जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो मेरे पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन गया है, क्लास 10th में भी था, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ा। लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्टर, और ए पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जरा रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है लेंथ के साथ। लेंथ बढ़ने से एटम सीरीज में आते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने पर वो पैरेलल में आते हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम से कम होता है। इसीलिए जितनी ज्यादा लेंथ होती है रेजिस्टेंस उतना बढ़ता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने पर रेजिस्टेंस कम होता है। अब जो ये रो है इसे क्या कहा जाता है, ध्यान से समझेंगे। इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता क्या है? अगर किसी कंडक्टर का, इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, then the resistance of conductor said to be specific resistance, specific रेजिस्टेंस। अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, तो आपके पास आर की वैल्यू रेजिस्टिविटी के बराबर आएगी, तब आप इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। कंसेप्ट क्लियर है जी? 100% समझ आ गया? एक चीज और याद रखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कभी भी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के नेचर पर, कि कंडक्टिंग मटेरियल अच्छा है कि नहीं है। ये किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, और किस पर डिपेंड करती है? स्ट्रेन पर, कितना खिंचाव पैदा हुआ है। याद रखेंगे हमेशा, यहाँ तक लिखेगा फास्ट। एक ये भी सवाल आता है किस फैक्टर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो यहाँ ध्यान देंगे रेजिस्टिविटी डिपेंड एट नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर। सेकंड पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है। तीसरी बात स्ट्रेन, अगर खिंचाव पैदा होगा तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की चेंज होगी। यहां पर ध्यान रखेंगे रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड एट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ पर रेजिस्टिविटी निर्भर नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से मेरे पास एक सवाल उठता है, इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर बिकेम डबल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकेम 3 times, calculate new resistance and resistivity। वैसे इतना आसान सवाल नहीं आएगा, बताऊंगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। खैर कम टू द पॉइंट, आपने मान लिया इनिशियल रेजिस्टेंस
R1 इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलेंगे आप, कहा गया है कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर लेंथ डबल हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स हो गया, तो आपके पास 2/3 आया। रो एल अपॉन ए की वैल्यू आपके पास R1 है, तो रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस 2/3 ऑफ R1 हो गया। इसके बाद लिखेंगे रेजिस्टिविटी रिमेन से, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड एट एल एंड ए। ये ना तो लेंथ पर निर्भर करती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करती है। कंसेप्ट क्लियर है जी? आपकी समझ आया? अगर इतना आसान सवाल आ गया तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन सवाल इस तरीके का नहीं आएगा। सवाल इस तरीके का आएगा, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीज 25% एंड रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीज 20%, व्हाट विल बी द इफेक्ट या व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज हुआ है वो कितना है। या फिर मेरे पास एक वायर है और वायर को 2 बार लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया जाता है। हर फोल्ड पर उसका इनिशियल एंड उसके फाइनल एंड से कनेक्ट किया जाता है। अब कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा। कंसेप्ट क्लियर? या फिर कहा जाएगा एक वायर को आप 2 बार खींचते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, एक बार खींचने पर उसकी लेंथ 20% इंक्रीज होती है और रेडियस 5% डिक्रीज होती है। 2 बार खींचते हैं आप, तो कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है। कंसेप्ट क्लियर जी? इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ अ वायर इज फोल्डेड 2 टाइम्स अलोंग इट्स लेंथ, अगर एक वायर को 2 बार उसके लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया जाता है, सच दैट इनिशियल एंड जॉइन विद फाइनल एंड, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है। जब मैं पहली बार इसे फोल्ड करूंगा इनिशियल एंड से फाइनल एंड को, तब इसकी लेंथ हुई हाफ, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया डबल। फिर दोबारा जब आपने इसे फोल्ड किया तब लेंथ हुई L/4, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ 4 टाइम्स। कंसेप्ट क्लियर? तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो बच्चे हमेशा आपको यही रखना है, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और फाइनल रेजिस्टेंस R2 दैट इज इक्वल टू लेंथ हुई अब L/4 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ 4 टाइम्स। फोल्ड करके देख लिया हमने। रो L अपॉन A यहाँ है आपके पास 16, तो इसकी वैल्यू आप प्लेस करेंगे 1/16 इंटू R1, तो आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 1/16 टाइम्स हो गया। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी आपके पास है, इस अल्टरनेट मेथड को आप यूज करेंगे। जरा ध्यान देंगे यहाँ, जब भी वायर को फोल्ड किया जाता है या कभी स्ट्रेच किया जाता है, तब उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। मान लीजिए अभी के आपके पास लेंथ हुआ है क्या 1/4 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 4A हो गया। ऐसी सिचुएशन में 4 से 4 कट गया, तो आपके पास जो वॉल्यूम आई वो कांस्टेंट रही। तो जब वायर को खींचते हैं, फोल्ड करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो आप इनिशियल रेजिस्टेंस मान लीजिएगा रो L अपॉन A, और जो भी चीज़ चेंज की गई है, जैसे कि यहाँ लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है, तो लेंथ को आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके पास रो L² अपॉन वॉल्यूम आ गया। रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, ना तो लेंथ चेंज करने पर बदलती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ना तो लेंथ चेंज करने पर बदलती है, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² होगा। ऐसी सिचुएशन में लेंथ आपने क्या की, एक बार फोल्ड की तो लेंथ हुई L/2, दूसरी बार फोल्ड किया तो L/4। तो इफ L बिकेम L/4, तो R बिकेम
इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर? ये एक अल्टरनेट मेथड है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं, नोट कीजिए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। कैलकुलेट change of percentage of resistance of a wire if length increase 10% and area of cross section decrease 10%। भाई यहां ध्यान देंगे सभी। इनिशियल रेजिस्टेंस ये था रो एल अपॉन ए, ठीक है बेटे। फाइनल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर डैश दैट इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलेंगे। जो फाइनल लेंथ है, क्या कहा, लेंथ इंक्रीज 10%, तो जितनी लेंथ थी उसका 10% इंक्रीज हो गई इनटू एल, 1/10 ऑफ एल। तो यहां से लेंथ मेरे पास आई 11/10 एल। कंसेप्ट क्लियर है जी? अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ 10% डिक्रीज, तो ये बचा मेरे पास 9/10 ए। याद रखेंगे। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश होगा रो, एल की वैल्यू क्या लिखेंगे 11/10 एल, और यहाँ क्या लिखेंगे 9/10 ए। तो आपके पास 10 से तो 10 कैंसिल हो गया, 11/9 रो एल अपॉन ए रहा आपके पास। कंसेप्ट क्लियर है जी? 100% समझ आ गया। अब मेरे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इनिशियल रेजिस्टेंस के, तो आर डैश किसके बराबर होगा 11/9 इनिशियल रेजिस्टेंस। अब चेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस जो आपके पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100%। तो 11/9 आर माइनस आर अपॉन आर इनटू 100%। आर कॉमन लेके काट दिया आपने, तो 11/9 माइनस 1 इंटू 100%। तो यहाँ 2/9 आया इंटू 100, तो 200% को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से डिवाइड करके कितना है आपके पास, डिवाइड करो 9 दूनी 18, बचे कितने 2, 9 दूनी 18, इतने परसेंट है, और ये प्लस में आया, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ा है 22.2%। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपकी समझ आया? देखो मैंने जो जल्दबाजी में बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए देखे हैं उनकी बात बताता हूँ अभी। वो क्या कहते हैं, जरा जहाँ ध्यान से देखेंगे। लेंथ इंक्रीज 10%, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज 10%। जल्दबाजी में मैं सोच लेंगे नो चेंज, 10% से 10% कट गया। समझ आ गए? ये जल्दबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, 100% जी। दूसरी बात, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा सोच ले कि 10% एक चीज़ बढ़ी और दूसरी पर 10 घटी, तो कई बार 10 की 10 से गुणा करके लिखता हुआ देखा मैंने 100% आंसर। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, नोट कीजिए फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, लिखो जरा सवाल। If length of a wire became 3 times and radius became 1/4 times,
कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस। ये प्रश्न करेंगे सभी, जल्दी लिखो फास्ट। ऐसा कर दो भाई, इसका आंसर आप लोगों को खुद करना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको कर दिया। इतना करेंगे आज, कल टेस्ट है सुबह 7 बजे, मंडे ऑफ, ट्यूसडे में क्लास 3 बजे ही होगी।